So, in transport of plants, in our last lecture we have seen 3 types of pathways, that is apoplast, symplast and transmembrane pathway, through which the absorption of water is taken from the root hairs, means from the root to the secondary xylem. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से, मतलब अगर ये एपिडर्मिस है, सपोज दिस इज एपिडर्मिस, so there are root hairs which helps to absorb the water. ठीक है, यहां से पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है and this water is going inside the cortex. ये हो गया इसका एपिडर्मिस को दूसरा आप बोल सकते हो एपीब्लेमा. ठीक है, हमने एनाटॉमी में लिखा था. Then there are lots of different parenchymatous cells which are situated beneath the epidermis. इसके नीचे बहुत सारे cells with intracellular spaces. इनके बीच में intracellular spaces भी होती हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगी कॉर्टेक्स को. ठीक है, so this part is cortex. ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा कि पानी जो है वो रूट हेयर्स के तरफ से आ रहा है. अब पानी जैसे ही अंदर आ गया तो आने के बाद वो कैसे जाएगा, तो आइदर इट गोज फ्रॉम दी सेल वॉल और इंटरसेल्युलर स्पेसेस की मदद से सीधा जा रहा है, तो दैट इज एपोप्लास्ट. समझ रहे, एपोप्लास्ट. बट या तो फिर क्या होगा, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन हो गया बेटा. देयर आर प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन, उसकी मदद से ये एंडोडर्मिस तक पहुंच जाएंगे. दीज आर एंडोडर्मिस सेल. ठीक है, दिस इज एंडोडर्मिस. अब हमको पता है बेटा कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रहती हैं. उसकी जो दीवारें रहती हैं, ये जो रहती हैं, ये लिग्निफाइड होती है, मतलब सुबेरीन से डिपॉजिटेटेड होती है. ठीक है, कैस्पेरी नाम के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं. सो दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर सुबेराइज्ड वॉल. ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एपोप्लास्ट को अंदर नहीं आने देगा. लेकिन जो सिम्प्लास्ट है, सिम्प्लास्ट वाले ने क्या किया, यहाँ रूट हेड से ये आया, इसमें से होके, इसमें से होके, ऐसे करके, तो ये जाएगा. सिम्प्लास्ट विल गो. सिम्प्लास्ट किसके थ्रू होता है बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन्स की मदद से. उसमें उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो इंटरकनेक्टेड हो रहा है. ठीक है, तो दो तरीके से आ रहा है. अब यहाँ पे सिर्फ ओनली सिम्प्लास्ट. ठीक है, नो एपोप्लास्ट. पर यहां से वापस पेरिसाइकल आएगा और सब जाइलम एलिमेंट्स आएंगे. जाइलम एलिमेंट्स आएंगे, यहां पे जो लेयर बनेगा दैट इज पेरिसाइकल. तो पेरिसाइकल और जाइलम तक तो वापस एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट दोनों हो जाएंगे. सिर्फ एंडोडर्मिस ही ऐसा है कि विच हैव ओनली सिम्प्लास्ट. ठीक है, यहां तक समझ गए. तो इसका जो सीक्वेंस हो रहा है वो किस तरीके का होगा, व्हाट विल बी द सीक्वेंस. तो सबसे पहले रूट हेड्स. ठीक है, फ्रॉम रूट हेड्स इट विल गो टू epidermis. From epidermis it will go to cortex. cortex से कहा जाएगा बेटा, एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम. समझ रहे, सेकेंडरी जाइलम तक दिखाना है. तो जाहिर सी बात है पहले प्रोटोजाइलम बनेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था एक चीज कि रूट जो होते हैं वो किसके अंदर
सॉइल के अंदर होते हैं। अब सॉइल के अंदर है मतलब छोटा वाला जो है प्रोटोजाइलम वो बाहर की साइड होता है और मेटाजाइलम अंदर की साइड होता है। लेकिन अगर वो स्टेम होती तो उसमें उल्टा होता, प्रोटोजाइलम डगलग के बीच में रह जाता सेंटर में, मेटाजाइलम बाहर रह जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस आएगा बेटा, प्रोटोजाइलम पहले में, तो दिस विल बी द सीक्वेंस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये सीक्वेंस में हो रहा है फ्रॉम द रूट टू द सेकेंडरी जाइलम। समझ रहे हो? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस फ्रॉम रूट टू द सेकेंडरी जाइलम, तो ये सीक्वेंस आपको करना पड़ेगा। तो यही सेम सीक्वेंस यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यस्टरडे वी मतलब डे बिफोर यस्टरडे वी हैव सीन एक सेल में से दूसरे सेल में सेम वही डायग्राम इंटरनल कि किस तरीके से सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल। अब कभी कभी क्या होता है बेटा कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सरू दैट इज कैजोराइना इक्विसिटिफोलिया। फॉर एग्जांपल कैजोराइना इक्विसिटिफोलिया। ठीक है, तो ये इसको सरू बोलते हैं। दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, कुछ ऐसे बीच में अच्छे वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को जोड़ता कौन है, तो दैट इज कैजोराइना इक्विसिटिफोलिया। सब जो आप अगर कहीं सी बीच पे जा रहे हो घूमने के लिए, उभराट का बीच है, दीव है, दमन है, तो वहाँ लंबे लंबे पेड़ देखे होंगे। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे कोन्स जैसे फ्रूट्स आपको दिखाई देंगे। तो ये जो कैजोराइना है इसके अंदर ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, ये पेड़ के नीचे यहाँ पे रूट्स रहते हैं। तो जो रूट्स होते हैं उनके अंदर एक फंगल हाइफे के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब फंगस रहता है। ठीक है, फंगस उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। सो द कनेक्शन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, सो दे बोथ आर बेनिफिटेड, दे बोथ आर बेनिफिटेड। ठीक है, अब बोथ में कौन आ जाएगा, सो माइकोराइजा मतलब या माइकोराइजल कनेक्शन मतलब फंगस एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। कि जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स है, जो टॉल प्लांट्स है, उनके रूट के साथ एक एसोसिएशन है, एक रिलेशनशिप है किसका, फंगस का। अब जाहिर सी बात है बेटा, जो फंगस होती है, ठीक है, ये किसकी बनी हुई होती है, फंगस इज मेड अप ऑफ हाइफी। ठीक है, हाइफी मतलब क्या होते हैं, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में कभी कभार क्या होता है, ऐसा सीधा होता है, न्यूक्लियाई होती है, कभी कभार ये सेप्टेट भी होते हैं, बीच में ऐसे सेप्टा हो जाता है। दो तरीके की हाइफे होती है बेटा, एक ऐसी होती है मतलब सेप्टेट, सॉरी ए सेप्टेट, जिसमें बीच में दीवारें नहीं होती है। कोई हाइफे ऐसी होती है जो सेप्टेट होती है। ठीक है, दो तरीके की होती है, या सेप्टेट या ए सेप्टेट। तो ये सारे चाहे सेप्टेट चाहे ए सेप्टेट हाइफे बहुत सारी इकट्ठा होती है, बंच ऑफ हाइफे, एंड दे फॉर्म माइसीलियम। ये क्या बनाती है, ग्रुप ऑफ हाइफे कनेक्शन इज नोन एज माइसीलियम। क्या बोलते हैं बेटा, माइसीलियम। ठीक है, ग्रुप ऑफ हाइफे, बहुत सारी ऐसी हाइफे एक साथ जुड़ जाती है, बंच ऑफ हाइफे, एंड दे विल फॉर्म अ माइसीलियम। समझ रहे हो? तो ये माइसीलियम कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस ट्री के रूट्स के साथ।
अब ये हाइफे करेगी क्या? तो ये ऐसी पतली पतली थ्रेड जैसी हाइफे उसका एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज करती है। ऐसा नहीं है इसके पास रूट नहीं है, रूट है, क्योंकि इतना टॉल प्लांट है, उसको एक्स्ट्रा पानी चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, जैसे आप फास्ट रखते हो तो आप पानी वानी नहीं पीते हो, लेकिन पानी तो एक रिक्वायरमेंट है, एक नॉर्मल इंसान तो पीता होगा पानी। तो ये ट्री को बहुत सारे पानी की जरूरत है। तो इसकी वजह से ये फंगस क्या करती है, फंगल हाइफे, यहाँ पे अपना पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, फंगल हाइफे विल इंक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। समझ रहे? उसने क्या किया, हाइफे की मदद से वो एब्जॉर्प्शन और पानी ले रही, तो रूट तो है ही बट हाइफे भी है जो उसको पानी और मिनरल्स को पहुंचा रही है। सो वाटर एंड मिनरल्स आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय फंगस। समझ रहे? तो भाई ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। फंगस बोलेगी देख बहन, रूट को बोलेगी देख बहन, देख भाई, मैं तुझे पानी दूंगी, मैं तुझे मिनरल्स दूंगी, पर बदले में कुछ तो दे दे। ठीक है, तो ट्री बोलता है, वो रूट्स बोलते देख हमारे पास देने के लिए पैसे वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ बदले में आपको खाना वाना दे सकते हैं। ठीक है, वी कैन प्रोवाइड यू शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फूड दिया बेटा, दे प्रोवाइड शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू दी फंगस। रूट ने क्या प्रोवाइड किया बदले में, खाना पीना। तो क्या तू शांति से इधर रह, तू हमको पानी मिनरल ला दे, हम तुमको अच्छे से खाना पीना देंगे। तो दोनों के बीच बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बंधे और माइक्रोराइजल रिलेशनशिप से दोनों को फायदा हो रहा है, इस ट्री को भी फायदा हो रहा है प्लस उसके फंगस को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के एसोसिएशन कभी कभार देखने को मिलते हैं बड़े बड़े ट्री के अंदर, जब उनको एब्जॉर्प्शन की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया बेटा माइक्रोराइजल का। इस एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये तो हमेशा रहेगी, कभी कभार ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है। ऑब्लिगेट मतलब जरूरत पड़ती है उस टाइप में होता है। सो पाइनस के अंदर क्या होता है, पाइनस तो पता है क्या है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये तो जानते हो व्हाट इज जिम्नोस्पर्म, व्हाट इज एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि ओव्यूल जो होते हैं उनको ढके हुए नहीं होते, खुले होते हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि ओव्यूल्स जो है वो ओवरी के अंदर होते हैं। ठीक है, सो दे आर एनक्लोज्ड, ओवरी इज इनक्लोज्ड इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में फूल आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पाइनस क्या है बेटा, एक जिम्नोस्पर्म है। तो पाइनस के जो सीड्स रहते हैं दे हैव अ ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन विद द माइक्रोराइजल। उनको जर्मिनेट करने के लिए, फॉर सीड जर्मिनेशन दे रिक्वायर्ड माइक्रोराइजल कनेक्शन। सीड को जर्मिनेट करने के लिए दे हैव ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइक्रोराइजा। समझ रहे हो? जर्मिनेट करने के लिए पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट पाइनस के सीड किस में से लेते हैं, माइक्रोराइजल कनेक्शन में से लेते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, उसके बारे में पढ़ा। अब आगे जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, यहां तक क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, बाय एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब एक्टिव है, जाहिर सी बात है एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और कभी कभार नहीं भी पड़ेगी, विदाउट एनर्जी भी होता है और विथ एनर्जी भी हो जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है
दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। कैसा होता है? पैसिव। जो ज्यादा अमाउंट 98% एब्जॉर्प्शन इज पैसिव। और पैसिव किसके थ्रू होता है? एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। समझ रहे हो? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मोस्टली क्या करते हैं? पैसिव एब्जॉर्प्शन करते हैं, और वो भी 98% प्लांट पैसिव एब्जॉर्प्शन से लेता है। और बाकी जो बचा कुचा है दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द रूट हेड्स। ठीक है, इसमें डिपेंड करेगा बेटा कि कभी कभार क्या होता है, रूट हेड्स में लो प्रेशर होता है और अंदर सेल के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है। देखिए, कभी कभार रूट में ज्यादा प्रेशर होता है और सेल में कम प्रेशर होता है। तो विदाउट एनर्जी या विद एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है बेटा? पैसिव, थ्रू सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। बल्क में, इसमें क्या हो रहा है? पैसिव में बल्क अमाउंट में ढेर सारा पानी अंदर की तरफ आ रहा है, दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लिख लो इतना। So we have seen 3 pathways and examples. Now, uptake of water. In the upward direction. Uptake of water in plants. अपटेक मतलब ऊपर ले जाने का। अब हमें क्या पढ़ना है? अपटेक ऑफ वाटर। तो ये पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? असेंट ऑफ सेल। असेंट ऑफ सेल, ठीक है। असेंट ऑफ सेल मीन्स ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो अब ये वाटर एंड मिनरल्स होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है? सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो सेक का मतलब कि मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये जो सेल का सेप है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब सॉल्यूट्स उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर वो कहां से कहां जाता है? ट्रांसफर फ्रॉम रूट्स टू दी एरियल पार्ट्स, टिप ऑफ द एरियल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सा ट्री है, ठीक है, उसके ऊपर ढेर सारे पत्ते होंगे, लॉट्स ऑफ लीव्स आर देयर। तो यहाँ टिप तक पहुंचाने का पानी को। सो फ्रॉम द बॉटम, ये रूट्स है, सो फ्रॉम द रूट्स टिल द टिप ऑफ द लीव्स water should be moved. तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, ठीक है, ट्रांसलोकेशन इन अ बल्क अमाउंट, मतलब बल्क अमाउंट में नीचे से ऊपर की तरफ एरियल पार्ट्स की तरफ उसको पहुंचाना है। लेकिन डिसॉल्व भी है सॉल्यूट्स, अकेला पानी नहीं है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ सैक। तो इसको बोलते हैं असेंट ऑफ सैक, मींस मूवमेंट ऑफ वाटर विथ मिनरल्स, दैट इज sap. So movement of sap from bottom to the top is known as ascent of sap. तो अब ये किस तरीके से होगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो नॉर्मली हमें पता है बेटा कि अब तक हमने देखा कि भाई रूट हेड से, फ्रॉम रूट हेड्स वाटर एंड मिनरल्स जाइलम तक तो आ ही जाते हैं, ठीक है, टिल जाइलम दे आर कमिंग। पर जाइलम के बाद क्या? जाइलम के बाद वो कैसे ट्रांसफर करेंगे? हाउ दे विल ट्रांसफर, ठीक है, किस तरीके से उसका
मूवमेंट होगा। जाइलम तक तो चलो समझ गए हैं, F प्लस N प्लस आगे बढ़े, उसके बाद क्या आगे वो कैसे मूव करेंगे, तो ये समझने के लिए हमें असेंट ऑफ सेप समझना जरूरी है। अब इसके लिए क्या हुआ है कि कुछ कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, अपने हिसाब से थ्योरी दी, ऐसा ऐसा होता होगा, इस तरीके से होता होगा, जाइलम पैरेन्काइमा के थ्रू होता होगा या वेसल्स के थ्रू होता होगा, ट्रैकेट्स के थ्रू होता होगा। तो हर एक ने अपने अपने मंतव्य देना शुरू कर दिया साइंटिस्ट ने। तो हर एक साइंटिस्ट ने अपनी खुद की थियरी दी टू एक्सप्लेन कि वाटर किस तरीके से ऊपर तक अपटेक होता है। ठीक है, तो अलग अलग सबने अपने मंतव्य देने शुरू कर दिए। अब ये पता है कि भाई फ्लोएम है और जाइलम है, ये तो आप सबको पता है। तो जाइलम और फ्लोएम अपनी तरीके से काम काज कर रहे हैं। आपको इतना पता है, अब तक आपने इतना सीखा कि भाई जाइलम है तो जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्लोएम है तो वो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा और दूसरे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, सो जाइलम जो है बेटा वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स सॉल्ट सबका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि जाइलम जो है ये कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब रूट टू दी अपर पार्ट, एरियल पार्ट्स। ठीक है, लेकिन फ्लोएम जो है ये बाय डायरेक्शनल कर रहे हैं बेटा, दे आर बाय डायरेक्शनल, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये मल्टी डायरेक्शनल भी हो जाते हैं। दे कैन गो मूव इन एनी डायरेक्शन एज पर दी रिक्वायरमेंट, कोई भी डायरेक्शन में, मतलब ये मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। रूट से ऊपर अपर साइड और लीफ से रूट तक, रूट से लीफ तक, लीफ से रूट तक बाय डायरेक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता है, लेकिन अब पहुंचाना कैसे है वो हमें देखना है। तो देयर आर फ्यू थियरीज, इन थियरीज में हम बहुत डीप नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये थियरी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, थियरीज जो दी गई है, तो इसमें थियरी जो दी गई है असेंट ऑफ सेप के लिए वो तीन थियरी में है। एक वाइटल फोर्स थियरी, एक रूट प्रेशर थियरी, ठीक है, और तीसरी जो है फिजिकल फोर्स थियरी। समझ रहे हो, तीन थियरी दी गई। इसमें से हमारी बुक में दो ही है, रूट प्रेशर थियरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल थियरी, जिसको कोहेशन टेंशन थियरी आप बोलते हो। ठीक है, लेकिन ये वाइटल फोर्स थियरी के बारे में बात नहीं की है। अब जाहिर सी बात है, वो तो टीचर है, समझ जाएंगे भाई रूट प्रेशर दिए हैं, ट्रांसपिरेशन, तो जाहिर सी बात है वाइटल फोर्स थियरी के बारे में टीचर बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, दिस थ्री थियरीज, मेन थियरीज हैव बीन गिवन फॉर असेंट ऑफ सेप। ठीक है, मतलब एकदम रूट से टिप तक जाने के लिए ये दिया है। इतना लिख लो, फिर आगे थियरीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। So, after seeing the absorption through slitblast, apoplast pathway, we will see the uptake of water in the plants with the help of ascent of sap. Sap का मतलब होता है minerals which are dissolved in the water in the form of solutes. तो ascent of sap क्या है? That is the movement of water and minerals, or you can say the dissolved solutes from the roots to the tip of the aerial parts. ठीक है, सो इट्स अ मूवमेंट। ठीक है, एक मूवमेंट है जिसमें सल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर रीच टू द टॉप,
बॉटम से लेके टॉप तक पहुंचता है, ठीक है। यहाँ रूट से लेके लीव्स तक पहुंचता है। तो रूट हेड्स में से जाइलम तक पहुंचा था, पर इसके आगे कैसे पहुंचेगा? कोई तो वहां पे प्रेशर लगता होगा, ठीक है, कुछ तो वहां पे हो रहा होगा, कोई फोर्स काम कर रहा होगा जिसकी वजह से वो ऊपर तक पहुंचेगा। क्योंकि कुछ पेड़ बहुत ही लंबे होते हैं, दे आर वेरी हाइटेड, ठीक है। जैसे आपने नीलगिरी देखी होगी, यूकेलिप्टस देखे होंगे, किसी को या सांबरवेलेंस है जो रेड ट्री के नाम से जाना जाता है, बहुत ही लंबा पेड़ होता है। सो कुछ जिम्नोस्पर्म्स, कुछ एंजियोस्पर्म बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो उसमें किस तरीके से पानी ट्रांसपोर्ट होता है? तो हमें नॉर्मली ये पता है कि भाई जाइलम वो ट्रैकेरिया एलिमेंट्स हैं जो पानी और मिनरल्स को कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूनिडायरेक्शनल, मतलब रूट से लेके ऊपर के पार्ट तक एक डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी। लेकिन फ्लोएम जो है वो खाना पीना पहुंचाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मटीरियल है, ऑर्गेनिक मटीरियल ये सबको पहुंचाते हैं बाय डायरेक्शनल। जब वो बनता लीफ में है तो लीफ में से मैन्युफैक्चर होकर रूट में जाता है, जब जरूरत होती है तो रूट में से फिर दूसरे पार्ट्स में जाता है। सो मल्टी डायरेक्शनल वे में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये सब समझने के लिए साइंटिस्ट ने 3 थियरी थी बेटा समझने के लिए, दैट इज वाइटल फोर्स थियरी, रूट प्रेशर थियरी और फिजिकल फोर्स थियरी, जिसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे, ठीक है। सो 3 थियरी, so theory for ascent of sap, ascent of sap क्या है आप सबको पता है? तो पहली कौन सी थी? वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी, फिर रूट प्रेशर थियरी, ठीक है, रूट प्रेशर, and the third is physical force। फिर चलो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर अपने ओरिजिनल अब पहले आती वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी में साइंटिस्ट ने क्या बोला गया कि जो ट्रांसपोर्ट रहता है, मूवमेंट रहता है, वो लिविंग सेल में से होता है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर और मूवमेंट ऑफ सैप, ascent of sap occurs through living tissues, living cells और टिश्यूज। बहुत दिक्कत आ गई। अब वाइटल फोर्स थियरी में ये भाई साहब ऐसा बोलते हैं कि लिविंग सेल्स और टिश्यूज पार्ट कर रहे हैं मूवमेंट के लिए, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसके लिए नहीं है। देयर आर नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कि ये बात सही है, ऐसा प्रूव नहीं हुआ। नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑन दिस थियरी, कोई भी एक्सपेरिमेंटल अपने पास ऐसा नहीं है जो शो करता हो कि भाई ये थियरी सही है, इसको लागू करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दिन मतलब कोई तो ऐसा था जिसने बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया। तो वाइटल फोर्स थियरी भी 3 टाइप्स की है। दिस इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूँ कि वाइटल फोर्स थियरी 3 टाइप की है। 3 थियरीज इन्वॉल्विंग वाइटल फोर्स थियरी। तो पहली जो है दैट वाज गिवन बाय वेस्टमेयर, ठीक है, वेस्टमेयर ने दी थी। वेस्टमेयर थियरी क्या बताती है कि भाई साहब जो जाइलम पैरेन्काइमा है, they perform ascent of sap, ascent of sap। और जो वेसल्स और ट्रैकीड्स हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स हैं, they act as
स्टोरेज रिजर्वॉयर, स्टोरेज रिजर्वॉयर, समझे? वो बोले भाई जाइलम ट्रैकेज तो सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं, लेकिन लिविंग सेल, तो जाइलम पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू सेल which play a very important role in movement of ascent of cell. तो भाई साहब पागल हो गए वेस्ट मियर, ठीक है? तो पहले ये भाई साहब ने ये बोल दिया। दूसरे भाई साहब आए, ये भाई साहब ने दी रिले पंप थियरी। कौन सी दी बेटा? रिले पंप थियरी। ये भाई साहब तो और महान थे, ठीक है? तो उससे भी महान ये दी थी गोडेलोवस्की, गोडेलोवस्की ने दी। तो गोडेलोवस्की ने बोला कि भाई साहब जो जाइलम पैरेन्काइमा है और जो मेडुलरी रेज है एंड मेडुलरी रेज, इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ऑस्मोटिक प्रेशर increase which creates a pump like pressure. pumping कैसे होता है? So due to the pumping of pressure, ascent of sap will done. समझ रहे? तो ये भाई साहब ने क्या बोला? जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज जो लिविंग है वो एक पंप की तरह काम करते हैं। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और वो पंप की तरह पानी को और मिनरल्स को ले जाता है। तो ये भाई साहब ने बोला जाइलम पैरेन्काइमा, ये भाई साहब बोल रहे हैं ये दोनों की मदद से जा रहा है, रिले पंप थियरी, गोडेलोवस्की। अब तीसरे आए जेसी बोस। जेसी बोस तो पागल हो गए और उनकी तो बिगड़ी। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? ऐसे सब कैसे बोल सकते हो? उन्होंने उनकी हट गई जेसी बोस की, तो जेसी बोस ने दे दी पल्सेशन थियरी। ये तो और महान, इनकी तो और चढ़ गई। इन्होंने क्या बोला कि अगर ये एपिडर्मिस है, ये रूट हेयर है, तो जो कॉर्टेक्स रहता है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर, मतलब सपोज ये कॉर्टेक्स है तो ये वाली लेयर सबसे इनर लेयर, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स तो पता है, कॉर्टेक्स के नीचे क्या आएगा बेटा? एंडोडर्मिस, ठीक है? तो इन भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे एंडोडर्मिस है, ये आपको पता है। तो इन्होंने ये बोला कि एंडोडर्मिस के नीचे, मतलब ऊपर की साइड और कॉर्टेक्स की नीचे की साइड, जो लास्ट वाली इनर लेयर है, उसके सेल्स, मतलब ये वाले सेल्स, इसके अंदर कुछ पल्सेशन क्रिएट होते हैं, कुछ मूवमेंट होती है। तो इसको एंडोडर्मल सेल्स को, ये इनर कॉर्टेक्स के जो सेल्स थे, इसको बोला पल्सेटिंग सेल। तो आप दो तरीके से समझा सकते हो। कॉर्टेक्स की, ये कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स की नीचे वाली लेयर, इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर, और एंडोडर्मिस की ऊपर की लेयर के सेल्स, दोनों सेम ही हुआ, ठीक है? एंडोडर्मिस के ऊपर मतलब कॉर्टेक्स के सबसे नीचे वाली थी, तो उसके सेल में पल्सेटिंग सेल्स, मतलब कि पल्सेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से देयर आर सम मूवमेंट्स इन दी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के ऊपर कुछ मूवमेंट्स हो रहे पल्सेटिंग सेल्स में, और ये पल्सेशन की वजह से असेंट ऑफ सैप हो रहा है। असेंट ऑफ सैप टेक प्लेस। तीनों तीन पागल हो गए, वेस्टनमियर, गोडेलोवस्की और जेसी बोस, तीनों तीन पागल हो गए। तीनों तीन बोल रहे हैं कि लिविंग सेल्स, लिविंग टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द असेंट ऑफ सैप, अपने तरीके से, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया और किसी ने इसको माना नहीं। पर हाँ, इसके ऊपर से कुछ ना कुछ आइडियाज
आने लगे। क्योंकि रियल की अभी जो हम पढ़ते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट, जो आपने पढ़ के रखा है दैट इज टोटली डिफरेंट कि भाई पानी आता कैसे है। ये भाई साहब पैरेंकाइमा के पीछे पड़े हैं, पैरेंकाइमा मेडुलरी रेस में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा बढ़ा के पंप की तरह काम कर रहे हैं, और ये भाई साहब की गवाती अलग है। बोले कॉर्टेक्स के नीचे जो सेल्स हैं वही पल्सेशन करते हैं, उसी तरीके से ऊपर चला जाता हो। ठीक है, तो अपने मंतव्य देते रहते हैं, लेकिन बाद में दूसरे भी तो साइंटिस्ट हैं, वो भी बोले भाई साहब थोड़ा रुक जाइए, लिविंग सेल है, दूसरे भी काम करते हैं। जाइलम पैरेंकाइमा लिविंग है, उसको स्टोरेज का भी काम करना पड़ता है, वो कभी कभार स्टार्च शीट भी बनाता है एंडोडर्मिस में नीचे। तो ये सब काम कैसे होते होंगे आप इस तरीके से नहीं बता सकते। यू शुड हैव सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। तो ये 3 थियरी तो बेचारी ऐसी हवा में उड़ गई, समझ गए। सो दिस 3 थियरीज आर इन्वॉल्व इन वाइटल फोर्स थियरी। तो